हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम देखेंगे वन शॉट रिवीजन ऑफ योर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, फिर हम देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी सिर्फ हमें लेंथेनॉइड सीरीज़ देखनी है। एक्टिनॉइड सीरीज़ आपके करिकुलम में नहीं है सीबीएसई टर्म 2 के लिए, तो सिर्फ हम लेंथेनॉइड्स देखेंगे फॉर योर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हेडिंग लगाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो लाई करती हैं बिटवीन योर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती हैं समवॉट ऑफ एस ब्लॉक एंड समवॉट ऑफ पी ब्लॉक। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब हम बात करें अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके किस किस पीरियड में लाई करते हैं? तो आपके फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज़ लाई करती है। ठीक है, आपके फिफ्थ पीरियड में 4D सीरीज़ लाई करती है, आपके सिक्स्थ पीरियड में आपकी 5D सीरीज़ लाई करती है। ठीक है, और सिर्फ ये 3 सीरीज़ ही हमें पढ़नी है और हमें इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, और मेजरली जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो 3D सीरीज़ से ही बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 3D सीरीज़। तो n = 4, योर पीरियड नंबर इज़ 4। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस शेल क्या होने वाला है? 4th शेल आपका वैलेंस शेल होगा। तो देखो सबसे पहले हम 3D सीरीज़ की बात करेंगे। तो 3D सीरीज़ में कौन कौन आता है यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ। n = 4 है एंड ये आपकी 3D सीरीज़ है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो इसका होता है 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? मैं इनके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताऊंगी। और देखो 3D सीरीज़ में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, वैसे हम वैलेंस शेल किसको बोलते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल होता है वही हमारा वैलेंस शेल होता है। लेकिन 3D सीरीज़ या फिर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे इनके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज 4s या फिर s ऑर्बिटल जो कि वैलेंस शेल s ऑर्बिटल है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों ही क्या करते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट। तो यहाँ पर हम इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं वो अल्टीमेट शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो स्कैंडियम का होता है 4s2 3d1। ठीक है, टाइटेनियम का होता है 4s2 3d2, वेनेडियम का होता है 4s2 3d3, क्रोमियम का होता है 4s1 एंड 3d5। ये वाला याद रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंगनीज का होता है 4s2 3d5। ठीक है, आपके आयरन का होता है 4s2 3d6, कोबाल्ट के लिए होता है 4s2 3d7, आपके निकल के लिए होता है 4s2 3d8, कॉपर के लिए होता है 4s1 एंड 3d10। ये भी इंटरेस्टिंग है, इसको भी याद रखना है, ये समवॉट डिफरेंट है। और यहाँ पे ये होता है 4s2 3d10। ठीक है, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस हैं। अगर हम बात करें किसकी? 3D सीरीज़ की। हमें नेक्स्ट सीरीज़ देखनी है, दैट इज़ योर 4D सीरीज़। तो 4D सीरीज़ आपके पीरियड नंबर 5 में लाई करती है एंड ये आपकी 4D सीरीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन आता है? यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पलाडियम, सिल्वर एंड योर कैडमियम। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो अब इनके एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा। देखो भाई 30 जो एलिमेंट है, 30th एलिमेंट है जिंक, उसके बाद आपके 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो 36 हो जाएगा और 2 आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं 38। तो आपका यट्रियम कितना होना चाहिए? आपका यट्रियम होगा 39। ठीक है, तो जर्कोनियम 40, 41, मोलिब्डेनम 42, टेक्नीशियम 43, रुथेनियम 44, रोडियम 45, पलाडियम 46, सिल्वर 47 एंड कैडमियम 48। क्लियर है ये चीज़
कि हमने ये क्या लिखा है, इनके एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जब आप बात करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑर्बिटल लिख देती हूँ, कौन सा अल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट शेल आएगा। जैसे यहाँ पे जो अल्टीमेट शेल था या वैलेंस शेल आपका 4s था, और पेनल्टीमेट शेल, देखो वैलेंस शेल से अंदर वाले शेल को हम पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं और आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पेनल्टीमेट शेल था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो आपका वैलेंस शेल है वो यहाँ पे 5s होगा और पेनल्टीमेट शेल होगा वो यहाँ पे 4d होगा। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो सबसे पहले मैं 4d की फिलिंग बता देती हूँ, इसको थोड़ा सा साइड लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका 5s और यहाँ पे होगा आपका 4d, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बता देती हूँ, इनका 4d का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताती हूँ, क्योंकि उसमें ही वेरिएशन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है, 1 2 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ फिर 1, यहाँ 2। देखो यहाँ पर अगर आप बात करो यट्रियम के, तो इसके 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जर्कोनियम की बात करो, उसके 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4d में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफरेंट है, क्योंकि दीज आर एक्सपेरिमेंटल डेटास। अबव प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई नहीं होता है, देयर आर सम एक्सेप्शंस। जैसे यहाँ क्रोमियम में और कॉपर में है, वैसे ही यहाँ पे वेरिएंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है फॉर योर 4d सीरीज़। एक बार इसको नोट करो, फिर हम 5d सीरीज़ देखते हैं, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे प्रॉपर्टीज़ पर। नोट करो, वैसे भी थोड़ा स्पेस है, हम इसमें ही कर सकते हैं, यहीं कर सकते हैं। n=6 यहीं बता देती हूँ, ठीक है। और ये होगी आपकी 5d सीरीज़, ठीक है। और इसके लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो आपका वैलेंस शेल होगा वो 6s होगा और पेनल्टीमेट शेल होगा जो आपका 5d होगा, वो क्या होगा, 5d होगा। देखो वैलेंस शेल को हम अल्टीमेट शेल भी बोलते हैं, पर यहाँ पे हम 6s को वैलेंस शेल बोल रहे हैं और 5d जस्ट इनर शेल है, या फिर हम बोल सकते हैं इनर शेल के पार्ट का ऑर्बिटल है, तो वहाँ पर हम इसको पेनल्टीमेट शेल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं आपकी 5d सीरीज़ में। तो यहाँ पे आता है लेंथेनम, यहाँ आता है हैफनियम, यहाँ आता है टेंटेलम, यहाँ पे आता है टंगस्टन, फिर आता है आपका रिहीनियम, फिर आता है ओस्मियम, फिर आता है आपका इरिडियम, फिर आता है आपका प्लैटिनम, ठीक है, और फिर आता है आपका गोल्ड, और फिर आता है आपका मरकरी, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्करी, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर देख लेते हैं बच्चों। देखो 48 के बाद कितने एलिमेंट्स आते हैं पी ब्लॉक के, 6 एलिमेंट्स आएंगे। तो 48 + 6 कितना हो जाएगा आपका, 54 हो जाएगा, प्लस 2 एलिमेंट्स आपके किसके हो जाएंगे, एस ब्लॉक के, 56। तो इसका कितना होगा, लेंथेनम का हो जाएगा 57, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 57 के बाद हैफनियम का 58 मत कर देना, बीच में आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, बीच में आपके 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो 57 + 14 कर लो, ये क्या है आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड ऑन करो 57 + 10 67 और 71, तो हैफनियम का 72, इसका 73, टंगस्टन का 74, रिहीनियम का 75, ऑस्मियम का 76, इरिडियम का 77, प्लैटिनम का 78, गोल्ड का 79 एंड मर्करी का 80, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, तो उसको थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं, 6s एंड 5d, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5d की बात करेंगे, किसकी बात करने वाले हैं, 5d की बात करेंगे। तो लेंथेनम में एक 5d में आता है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें आपके 7,
इसमें आपके 9, फिर इसमें 10, फिर इसमें 10, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ पे 1, 1 एंड 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, लेंथेनम में क्या है, 5d में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आता है, 6s में 2 आते हैं। हैफनियम में भी सेम रहेगा, टेंटेलियम मतलब सक्सेसिवली इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब आप प्लैटिनम की बात कर रहे हो तो प्लैटिनम के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लैटिनम के केस में यहाँ पे 6s में 1 है और आपके 5d में 9 है, ठीक है। इसके बाद गोल्ड एंड मर्करी में फिर एक पर्टिकुलर सीरीज आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ प्लैटिनम में थोड़ा डिफरेंट है। अब देखो बात आती है कि मैम ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें याद कैसे रहेंगे। देखो एटॉमिक नंबर तो आप निकाल सकते हो 288, 18, 18, 32, जो आपका सीरीज फॉर्मूला चलता है ना कि भाई आपके एस ब्लॉक में 2 हैं, फिर डी में 10 आते हैं, फिर आपके पी में 6 आते हैं। इस तरीके से आप निकाल सकते हो आसानी से, बट मेन आता है नाम कैसे याद रखोगे। तो एक तरीका बताती हूँ, नोट आपको करना है। साइंस टीचर, मैं साइंस टीचर नहीं हूँ, मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। फीस में वो क्या मांग रही है साइंस टीचर, फीस में कोबाल्ट निकल कॉपर एंड जिंक। तो याद रखेंगे साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ठीक है। इसके लिए याद रखेंगे तो नोट आपको करना है, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रूठा रोहन पड़ेगा आज कैडमियम, ठीक है। यारी ज़रा निभाना मौत तक, रूठा रोहन पड़ेगा आज कैडमियम। क्लियर है ये चीज़। अब देखो ये वाला याद रखो, कैसे रखोगे, ला हफ्ता वरना रेहान उस्मान इरफान पठान, रेहान उस्मान इरफान पठान और हड़काएंगे, ठीक है। देखो मेरे को डायरेक्टली याद है, बाकी अगर तुम्हें ट्रिक चाहिए तो ये ट्रिक थी, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, नोट करो। सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हेडिंग लगाते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हम लिख सकते थे, ठीक है, दोनों एक ही बात है। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो देखते हैं। एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज n-1d 1:10 एंड ns 1:2। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये आपका कौन सा शेल है, दिस इज योर पेनल्टीमेट शेल, तभी हमने n-1 लिखा है, जो पेनल्टीमेट शेल। और ये है आपका अल्टीमेट शेल, या इसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। क्लियर है ये चीज़। अब देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों लिखा गया है, हम ये नहीं बोलेंगे कि आपका डी जो भी है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ 3D सीरीज है तो यहाँ पे 3D, और अगर हम 4s की बात करें, देखो n-1 हो गया, ये n हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर n4 होता तो अगर हम 3D 4s की बात करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एनर्जी सेम होती है, एनर्जी सेम नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे ये वर्ड यूज़ करेंगे कि जो 3D एंड 4s है वो बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हमें देखने को मिलता है। हम बोलते हैं ना कि भाई जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि 3D 4s बहुत अच्छी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने की वजह से यहाँ पर 3D एंड 4s दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक और सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, बोथ पेनल्टीमेट एंड अल्टीमेट का मतलब समझ गए ना। देखो ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं, क्लियर है। मान लो ये आपका वैलेंस शेल है, ये आपका वैलेंस शेल है, तो इससे अंदर वाला शेल आपका पेनल्टीमेट शेल होगा, क्लियर है। तो बोथ पेनल्टीमेट शेल एंड, और पेनल्टीमेट शेल को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, दिस इज n-1d, ठीक है, या ऑर्बिटल भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ पेनल्टीमेट एंड वैलेंस शेल, वैलेंस शेल क्या है आपका ns, एग्जिस्ट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ड्यू टू विच
ड्यू टू विच दे बोथ पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। क्लियर ये चीज़, इन बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा होगा तो आपने देखा होगा कि 3D ऑर्बिटल में आपको काफ़ी सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिले होंगे, ठीक है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि ऑलमोस्ट मेटल्स यहाँ पे लाई करते हैं। आयरन देख लो, आपका कोबाल्ट देख लो, आपका जिंक देख लो, ठीक है। मतलब ये सारे क्या हैं, कॉपर देख लो, ये सब क्या हैं, दीज ऑल आर मेटल्स। तो यहाँ मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है, दे फॉर्म मेटालिक बॉन्डिंग। अब आप खुद सोचो कि अगर मेटल के एलिमेंट्स हैं तो वो आपस में किस तरीके से जुड़े होंगे। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि उनके पास क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली फ्लोट करते रहते हैं। और उस फ्लोटिंग की वजह से क्या होता है, मेटालिक बॉन्डिंग क्रिएट होती है मेटल के बीच में। और जितनी अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग होती है उतना ही मेटल क्या होता है, हार्ड होता है। या फिर हम बोल सकते हैं जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं किसी भी मेटल में, उतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है मेटालिक बॉन्डिंग। और उतनी अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग होने की वजह से वहाँ पर वो मेटल उतना हार्ड होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके ज़्यादा हैं किस में, किसी भी मेटल में या एलिमेंट, हम यहाँ बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से मेटालिक बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है। एंड मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी होने की वजह से जो आपका मेटल होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या जो मेटल्स हैं वो कैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो देखो एक तो ये हार्ड होते हैं, दीज आर मेलिएबल, ठीक है, दीज आर डक्टाइल, ठीक है, दीज आर शाइनी, दीज आर सोनोरस, ठीक है। मेटल की सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कंडक्टिविटी, ठीक है। दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, वो है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज एटॉमिक रेडियस। वो क्या है, एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस को हम एक ग्राफ से समझेंगे। एक ग्राफ देख लेते हैं यहाँ एटॉमिक रेडियस का, ठीक है। इस डायरेक्शन में हम एटॉमिक रेडियस लेंगे और इस डायरेक्शन में हम आपके जो भी एलिमेंट्स हैं वो लेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर हम फर्स्ट 3D सीरीज़ की बात करें, किसकी, 3D सीरीज़ की, तो 3D सीरीज़ में होता क्या है, स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर यहाँ पे आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर यहाँ कॉपर, फिर यहाँ जिंक, ठीक है। इस तरीके से कॉपर, ये आपका क्या था, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका स्कैंडियम है, ये टाइटेनियम, ये वेनेडियम, ये क्रोमियम, ये मैंगनीज, ये आयरन, ये कोबाल्ट, ये निकल, ये आपका कॉपर एंड ये जिंक। तो होता क्या है बच्चों, जब आप स्कैंडियम टू मैंगनीज जा रहे हो तो हो क्या रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप खुद सोचो, जेड इफेक्टिव भी तो साइमल्टेनियसली बढ़ रहा होगा। क्यों बढ़ रहा होगा, देखो यहाँ लिखती जाती हूँ मैं कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, साथ ही क्या हो रहे होंगे, आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे होंगे, ठीक है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ रहे होंगे तो जेड इफेक्टिव भी तो बढ़ रहा है। और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो क्या होता है, एटम का साइज डिक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कैंडियम टू मैंगनीज जब हम जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, तो यहाँ लिख लेंगे स्कैंडियम टू मैंगनीज जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, लेकिन मैंगनीज के बाद देखो आयरन, कोबाल्ट और निकल की बात करो तो यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट और निकल का जो साइज़ है वो कैसा है, सेम है। अब सेम होने के पीछे रीज़न क्या है, अब आयरन से क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो शील्डिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब वहाँ पे एक शील्ड क्रिएट हो रही है बिटवीन योर न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो गई है। नीचे लिख लो, यहाँ लिखेंगे हम पेयरिंग स्टार्ट होने की वजह से, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से
इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, लेकिन उस एक्सटेंट तक जेड इफेक्टिव भी तो बढ़ा है ना, तो वहाँ पर हम लिखेंगे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा है, साथ ही जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा था। मैंगनीज तक तो वो एक इफेक्ट तो रहेगा ही, क्योंकि पेयरिंग तो सिर्फ यहाँ पे आयरन में एक ही इलेक्ट्रॉन की हुई है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये शील्डिंग इफेक्ट इस जेड इफेक्टिव को बैलेंस कर देता है और आयरन, कोबाल्ट और निकल का साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। लेकिन जब हम बात करें कॉपर टू जिंक की, तो कॉपर टू जिंक क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो जाती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की वजह से जेड इफेक्टिव से ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव तो प्रोटॉन्स की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन शील्डिंग क्या कर रही है वहाँ पे, शील्डिंग वहाँ पे एक रिपल्शन क्रिएट कर रही है बिटवीन योर न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो वहाँ पर हम बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग हो जाता है, जेड इफेक्टिव कम डोमिनेटिंग होता है, तो कॉपर टू जिंक साइज बढ़ता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है। थर्ड केस देखो, कॉपर टू जिंक, यहाँ पे क्या हुई है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है और जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझेंगे। अब ये तो हमने बात की है आपके 3D सीरीज़ की, अब बात करते हैं 4D सीरीज़ की। तो 4D सीरीज़ में क्या होता है, ठीक है, ये होता है आपका यट्रियम, जर्कोनियम, फिर आपका नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, ठीक है, और फिर ये हो गया आपका रूथेनियम, रोडियम, रिहीनियम, सॉरी यहाँ पे क्या क्या था एक बार लिख ही देती हूँ, चलो, यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर एंड दिस इज योर कैडमियम। क्लियर है ये चीज़, कुछ इस तरीके का ही ट्रेंड देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब आप बात, ये तो 4D सीरीज़ की बात थी, जब हम बात करेंगे 5D सीरीज़ की, तो ये आपका लेंथेनम है, और लेंथेनम के बाद यहाँ पे एक सडन डिप देखने को मिलता है, ये है आपका हैफनियम, यहाँ पे फिर टेंटेलम, फिर यहाँ पे टंगस्टन, बहुत सिमिलर से ही साइज हो जाता है। फिर ये हो जाएगा आपका रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, और यहाँ मर्करी। देखो ऐसा क्यों हुआ कि आपके 5D एंड 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियस है वो ऑलमोस्ट सेम हो गया, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये डिक्रीज या डिप तो आपको समझ आ रहा है कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाते हैं, पेयरिंग फॉर्म में आते जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से साइज फिर हमारा इंक्रीज कर जाता है, ये चीज़ समझ आ रही है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं मिडिल तक, तो उसकी वजह से जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग होता है, तो एटॉमिक रेडियस कम होता है। बट अगर आप बात करो 5D एंड 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स का साइज सेम क्यों होता है, तो बच्चों लेंथेनम टू हैफनियम के बीच में यहाँ पर आपके 14 एलिमेंट्स किसके आ जाते हैं, 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं आपके एफ ब्लॉक के, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो 4f14 जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4f14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों क्रिएट होता है बच्चों, जो आपके 4f के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लो शील्डिंग शो करते हैं या पुअर शील्डिंग शो करते हैं, और जब शील्डिंग कम होगी, शील्डिंग मतलब दीवार एक समझ लो, दीवार किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में। अगर पुअर शील्डिंग है तो न्यूक्लियस बहुत अच्छा अट्रैक्शन शो करेगा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो जब इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन अच्छा होगा तो एटम का साइज़ क्या हो जाता है बच्चों, छोटा हो जाता है। एंड एटम का साइज़ छोटा हो गया, इसलिए यहाँ पर हैफनियम टू मर्करी हमें ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल रहा है फ्रॉम जर्कोनियम टू कैडमियम। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम लेंथेनम का ज़्यादा क्यों है, तो बच्चों लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है वो 57 है। वो कितना है, 57 है। इसमें तो 4f के इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं, लेंथेनम के बाद आते हैं वो, ठीक है, 4f के इलेक्ट्रॉन्स लेंथेनम के बाद आते हैं, या 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस ही होते हैं लेंथेनम के बाद। तो लेंथेनम में तो कोई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। कोई बच्चा ये प्रेडिक्ट मत कर लेना कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है तो लेंथेनम में भी होगा, नहीं, लेंथेनम में नहीं होता है। इट बिगिन्स फ्रॉम योर हैफनियम टू फ्रॉम
इट बिगिंस फ्रॉम हैफनियम टू मर्करी। क्लियर है ये चीज़। और ये जो डिप आ रहा है यहाँ पे लिख सकते हो 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स का जो साइज़ है वो सिमिलर है। और क्यों सिमिलर है बच्चों? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है ये चीज़। हमने ये जो डिटेल लेक्चर्स हैं उनमें एक एक पॉइंट वाइज लिखा है कि क्यों, क्या, कब, कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे हुआ। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट आप कैसे डिसाइड करते हो? हमको ये चीज़ पता है, जब हम जाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे आपको क्या मिलता है? नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का राइज देखने को मिलता है। ठीक है, कि नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे, हम बोल सकते हैं मेटालिक बॉन्डिंग उतनी अच्छी होगी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो कंटिन्यूसली फ्लोट करते हैं, जिसकी वजह से मेटल में मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो मेटालिक बॉन्डिंग कैसी होती है? अच्छी होती है। ठीक है, और मेटालिक बॉन्डिंग अगर अच्छी है किसी मेटल में तो हम बोल सकते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट बात करें किसकी? आपकी 3D सीरीज़ की। ठीक है, तो 3D सीरीज़ में देखो हम बात करेंगे टाइटेनियम टू कॉपर के लिए। ठीक है, तो ये आपका टाइटेनियम, दिस इज योर वेनेडियम, दिस इज योर क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, दिस योर कोबाल्ट, निकल एंड दिस योर कॉपर। ठीक है, अब आप देखोगे फ्रॉम टाइटेनियम टू क्रोमियम जब हम जा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम टाइटेनियम टू क्रोमियम जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बच्चों? नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं मतलब मेटालिक बॉन्डिंग इंक्रीज़ हो रही होगी और साथ ही मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जितनी अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन बच्चों आपको एक सडन डिप देखने को मिल रहा है मैंगनीज़ के लिए। क्यों? यहाँ पे होता क्या है, मैंगनीज़ में जैसे हम जा रहे हैं टाइटेनियम टू मैंगनीज़ तो क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। मैंगनीज़ में जाके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3D ऑर्बिटल में। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, साइमल्टेनियसली आपके प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं न्यूक्लियस में, तो जिसकी वजह से Z इफेक्टिव अच्छा हो जाता है। तो अब Z इफेक्टिव जब बढ़ गया तो होता क्या है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। रेस्ट्रिक्ट क्यों कर देता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे अच्छा है, और इलेक्ट्रॉन्स पे अगर अच्छा इफेक्टिव न्यूक्लियस का चार्ज है तो वहाँ पर क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट करेंगे? नहीं करेंगे। तो वहाँ मेटालिक बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? कम। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैंगनीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, साथ ही Z इफेक्टिव ज़्यादा होता है, और Z इफेक्टिव ज़्यादा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली फ्लोट कर रहे हैं मेटल में तब तक ही मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी होगी। लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए हैं न्यूक्लियस से तो उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया है, तो रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होगा, मेटालिक बॉन्डिंग आपकी वीक पड़ जाती है, और मेटालिक बॉन्डिंग वीक पड़ गई तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। क्लियर है ये चीज़। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फिर आयरन के लिए ये बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम है कंपैरेटिवली, और फ्रॉम आयरन टू कोबाल्ट, कोबाल्ट टू निकल एंड निकल टू कॉपर कंटिन्यूसली डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम Fe टू कॉपर क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग भी डिक्रीज़ होगी, मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगा, और साथ ही मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ये तो बात थी हमारी 3D सीरीज़ की। किसकी बात थी? 3D सीरीज़ की। अब हम बात करते हैं 4D सीरीज़ की। तो यहाँ पे होगा आपका जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रिहीनियम, नहीं रोडियम है ये, पलाडियम, Ag। ठीक है, और यहाँ पे मैं 5D सीरीज़ भी मेंशन कर देती हूँ।
हैफनियम, लेंथेनम नहीं लेंगे हम यहाँ पे, टेंटेलम, टंगस्टन, रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम एंड गोल्ड। ठीक है, इस तरीके से अब आप देखोगे यहाँ पर फ्रॉम जर्कोनियम टू नायोबियम एंड नायोबियम टू मोलिब्डेनम क्या हो रहा है, आपको राइज देखने को मिल रहा है ड्यू टू नंबर ऑफ इंक्रीज इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपको टेक्नीशियम पे सडन डिप देखने को मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे जेड इफेक्टिव डोमिनेंट हो जाता है। फिर आपको रुथेनियम टू एजी आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है सडन डिप, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको टेक्नीशियम पे डिप दिखता है, रिहीनियम पे डिप दिखता है और मैंगनीज पे डिप दिखता है। ठीक है, एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। और यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फोर्थ, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप किसका नाम लोगे, दैट इज योर टंगस्टन। क्या है, टंगस्टन आपको हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, देखो टॉप पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या था आपके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी की जब आप बात करोगे तो जब बच्चों हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम एटॉमिक मास की बात करेंगे बच्चों तो एटॉमिक मास तो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ हम डेंसिटी के लिए बोलते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो लेफ़्ट टू राइट डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ़्ट टू राइट जाने पे डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो उसको नोट करो और हम फिर आगे चलेंगे। वैसे अगर आपको एक एक पॉइंट क्लियरली देखना है तो हमारा जो डिटेल लेक्चर है उसमें हमने कम्प्लीटली पूरा प्रॉपरली लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज योर रिविजन। हम शॉर्ट में ही रिविजन करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंदी चैप्टर है। इस तरीके से अगर मैं लिखूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में ही याद रखेंगे, तो नोट करो फिर आगे चलते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में हम 3D सीरीज की मेन बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 3D सीरीज की। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में भी डिटेल में डिस्कस है। तो यहाँ पर अगर हम 3D सीरीज के मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो है आपकी +2। ठीक है, और एक और चीज़ कॉमन में क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलती है, फ्रॉम टाइटेनियम टू जिंक आपको देखने को मिलती है। स्कैंडियम यहाँ पर आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, आपको याद रखना है ये एक्सेप्शन कि स्कैंडियम कभी भी +2 इट नेवर शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर स्कैंडियम की हम बात करें, इट्स एटॉमिक नंबर इज 21, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो तो होता है इसका 3d1 एंड 4s2, यही होता है, या 4s2 3d1 लिखो, इट्स ओके। तो लिख ही देती हूँ मैं 4s2 3d1। अगर ये अपने +2 स्टेट में जाता है, इफ़ वैसे जाता नहीं है, अगर कंडीशन देखें तो ये हो जाएगा 4s0 3d1। एंड ये 3d1 जो फॉर्मेट है इट इज़ हाईली अनस्टेबल। डी ऑर्बिटल क्या प्रेफरेंस रखते हैं, या तो वो हाफ फिल्ड हो तो स्टेबलाइज होते हैं। अगर किसी एलिमेंट के डी ऑर्बिटल में क्या है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो वो स्टेबल होते हैं, या तो उनके पास क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, या तो उनके पास कंप्लीटली एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो। तो उनमें से कोई भी एक केस नहीं है। तो हर एक एलिमेंट क्या चाहता है, टू गेट स्टेबलाइज, टू गेट स्टेबिलिटी। तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हाईली अनस्टेबिलिटी को शो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है। और स्कैंडियम 3+ स्टेट में एग्जिस्ट करता है 4s0 एंड 3d0 कंडीशन में। ठीक है, स्कैंडियम 2+ स्टेट में ना रह के हमेशा स्कैंडियम 3+ स्टेट में रहता है, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है। क्लियर है ये चीज़। अब देखो, अगर हम एक्सट्रीम लेफ्ट की बात करें आपके 3D सीरीज़ की, एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है, और एंड
एक्सट्रीम राइट की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम राइट ऑफ 3D सीरीज। अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन आता है आपका, एक्सट्रीम लेफ्ट पे आता है स्कैंडियम, और एक्सट्रीम राइट पे कौन आता है, जिंक। तो स्कैंडियम आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और जिंक आपका 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ 3D सीरीज आपको लो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी, साथ ही आपको 3D सीरीज के एक्सट्रीम राइट पे जिंक में भी लो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। जबकि आप टाइटेनियम टू कॉपर देखो, आपको मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे टाइटेनियम अपने +2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, +3 +4, वेनेडियम अपने +2 +3 +4 +5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्रोमियम भी इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि टाइटेनियम टू कॉपर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, बट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड राइट में सिर्फ स्कैंडियम 3+ और Zn 2+ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने कंप्लीटली एम्प्टी स्टेट में आ जाता है, ठीक है। और जिंक क्या करता है, अपने 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये भी अपने कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल स्टेट में रहता है, जिसकी वजह से ये सबसे कम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी शो करते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो ये हमने क्या किया है, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में समझा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से होती हैं, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। सो बच्चों एक टेबल और देख लेते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेंगे, ले लेते हैं आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, जबकि टाइटेनियम +2 +3 एंड +4, वेनेडियम आपका +2 +3 +4 एंड +5, क्रोमियम आपका +2 +3 +4 +5 एंड +6, मैंगनीज आपका +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7, Fe आपका +2 +3 +4 एंड +6, कोबाल्ट आपका +2 +3 +4, निकल आपका +2 +3 +4, कॉपर आपका +1 एंड +2 एंड जिंक आपका +2, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे +1 को और ऊपर लिख दो, +1 यहाँ लिख दो, ये +2 हो गया, ठीक है। अब देखो सब में टाइटेनियम 2 लेके जिंक में सब में आपको जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है वो है +2। तो यहाँ पे जो हमने इसको मोस्ट स्टेबल ना लिखे, मोस्ट कॉमन लिख लो, दिस इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, जिसमें कि आपको ध्यान क्या रखना है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम ओनली शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये अपने कंप्लीटली एम्प्टी स्टेट में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जिंक ओनली शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये अपने कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेट में आ रहा है, ठीक है। अगर आप बात करो कि पूरे 3D सीरीज एलिमेंट्स में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली कॉपर शो करता है, ठीक है। क्योंकि कॉपर जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, देखो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है दैट इज 4s1 एंड 3d10, तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और अपने 4s0 3d10 स्टेट में आ जाता है, जो कि एक कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल स्टेट है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब देखो ये तो सारी हो गई आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू ईच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज। लेकिन अगर हम बात करें एक और पॉइंट कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑफ एनी 3D एलिमेंट इज सीन विथ ऑक्सीजन और फ्लोरीन। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही 3D सीरीज के एलिमेंट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि ऑक्सीजन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है,
इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से ये किसी भी मेटल के साथ अगर कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं तो कंपाउंड फॉर्म करने के बाद ये मेटल्स का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर निकाल कर दिखाते। कैसे? एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बात करूँ KMnO4 की, ठीक है, पोटेशियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1, मैंगनीज का निकालना है X, ऑक्सीजन पे होता है -2 का चार्ज और 4 है तो -2 × 4 इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज 0, ठीक है। तो X क्या हो जाएगा, -8 वहाँ जाके हो जाएगा +8 एंड +1 जाके हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा +7। और देखो मैंगनीज पे आ गया +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैंगनीज का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो है +7। इसी में आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इट इज़ अ वेरी गुड कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में वेनेडियम का आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको मान लो X, 2 वेनेडियम है तो 2X, ऑक्सीजन पे चार्ज -2, 5 है तो × 5 इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज 0, ठीक है। तो यहाँ पे X का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 2X इक्वल्स टू +10, -10 वहाँ गया +10, तो X इक्वल्स टू 10/2 इक्वल्स टू +5, तो वेनेडियम पे आ गया +5 चार्ज। और देखो वेनेडियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो किसी भी मेटल से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन शो करवाने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट और ध्यान रखो, यहीं बता देती हूँ कि देखो जो हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स आपके हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी रखते हैं, और आपके जो 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं वो इतनी स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी नहीं रखते किसी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को। जैसे अगर मैं बोलूँ मॉलिब्डेनम पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, फॉर टंगस्टन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, बट अगर मैं बात करूँ Cr3+ की, तो यहाँ पे ये अनस्टेबल स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है, अनस्टेबल स्टेट में होता है। तो आपने सुना होगा बच्चों, जो आपका K2Cr2O7 है, इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी Cr6+ अनस्टेबल होता है, Cr3+ तो स्टेबल होता है। देखो हम बोलते हैं K2Cr2O7 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे और खुद का क्या कर ले, रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ K2Cr2O7 की बात करो तो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, निकाल लो, तो ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 2X, यहाँ हो जाएगा -14 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 2X इक्वल्स टू 14 - 2/2, X भी यहाँ से मैंने 2 हटा दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7/14 - 2 12/2, तो +6, ठीक है। तो ये +6 स्टेट में है, तो ये क्या करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर लेता है और खुद का रिडक्शन। तो ये K2Cr2O7 में क्या होता है, क्रोमियम खुद का रिडक्शन कर लेता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। किस में आ जाता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो हैवी मेटल्स हैं उन पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज होती है, जबकि 3D सीरीज़ के एलिमेंट जैसे हमने क्रोमियम लिया है वहाँ पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी स्टेबलाइज नहीं होती है, ठीक है। दैट इज़ वाई दे बिहेव लाइक एन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं और खुद का रिडक्शन करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब आप समझते हो, अगर आपको किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है, एटम प्लस एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया, तो आपको यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी देनी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया है, एटम +1 स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे ना बात करूँ, ऐसे समझ नहीं आ तो आप ऐसे समझो, आपके पास एक एटम है, आपको यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी तभी आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो बच्चों हम क्या बोलते हैं, जितना एटम का साइज छोटा होता है, मतलब न्यूक्लियस का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा,
तो हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। हम बोलते हैं ना, अगर पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन अच्छा है, पॉजिटिव कौन है न्यूक्लियस, नेगेटिव कौन है इलेक्ट्रॉन, अगर अट्रैक्शन अच्छा है इन दोनों के बीच में तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल, लेकिन ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी देनी होती है। क्यों देनी होती है? क्योंकि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम है, देयरफॉर कम एनर्जी में काम हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, एटम का अगर साइज छोटा है तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी होती है, ठीक है। अगर एटम का साइज बड़ा है तो बड़ा होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम देनी होती है, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें 3D सीरीज़ में आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो देखो एटमिक साइज जो है वो क्या होता है, स्कैंडियम टू मैंगनीज जाते जाते क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट और निकल में एटमिक साइज सेम रहता है। फिर कॉपर टू जिंक जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है। देखो यही तो ग्राफ था, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, यहाँ पे आयरन, यहाँ कोबाल्ट, यहाँ निकल, यहाँ कॉपर और यहाँ जिंक। इस तरीके से तो था ग्राफ। ये क्या है आपका, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, यही था। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, स्कैंडियम टू मैंगनीज जा रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज होता है तो हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी होती है। लेकिन बच्चों यहाँ पे थोड़े थोड़े डेविएशन देखने को आपको मिलेंगे। तो देखो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, जब हम स्कैंडियम टू वेनेडियम जा रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो स्कैंडियम टू टाइटेनियम टू वेनेडियम जा रहे हैं, साइज हो रहा है डिक्रीज, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। क्लियर है। लेकिन बच्चों जब हम वेनेडियम टू क्रोमियम जाते हैं तो साइज क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है साइज डिक्रीज, पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों क्रोमियम के केस की बात करो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s1 3d5। तो ये क्रोमियम क्या करता है, आयनाइजेशन एनर्जी हम क्यों दे रहे हैं, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से दे देता है, और एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये 4s0 3d5 स्टेट में आ जाता है, जो कि कैसा स्टेट है, हाफ फिल्ड स्टेट है। और बच्चों हाफ फिल्ड स्टेट कैसा होता है, स्टेबल स्टेट। तो यहाँ पर क्रोमियम अपने स्टेट से एक स्टेबल स्टेट में जा रहा है, तो वो क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो कम ही एनर्जी में इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसलिए हमें वेनेडियम टू क्रोमियम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी में डिक्रीज देखने को मिलता है। क्लियर है ये चीज़। फिर हम बात करेंगे किसकी, क्रोमियम टू मैंगनीज जाएंगे तो क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर आप क्रोमियम टू मैंगनीज जा रहे हो, साइज क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट बात करो Fe, कोबाल्ट, निकल की, तो इनका साइज सेम होता है। साइज सेम होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉपर से जिंक जाते वक्त हमें साइज में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बच्चों, कम हो जाएगी, क्योंकि साइज बड़ा होगा, कम एनर्जी लगेगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब कॉपर से आप जिंक जा रहे हो उस केस में क्या है, यहाँ कॉपर की बात करो, ठीक है, तो कॉपर में क्या है 4s1 एंड 3d10, तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। आसानी से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे रहा है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कम लग रही है। जबकि जिंक के केस में आप बात करो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d10, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर टू जिंक जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, कॉपर में कम है जबकि जिंक में ज़्यादा है। क्लियर है ये चीज़ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के किस तरीके के ट्रेंड्स होते हैं, कैसे ये फॉलोअप होते हैं, तो उसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। और बच्चों अगर यहाँ पर ऐसा पूछ लिया जाता कि पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किस सीरीज़ का हाईएस्ट आपका क्या होता है,
आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखेंगे कि 5D सीरीज एलिमेंट्स शो हाई आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू स्मॉलर साइज, या फिर ऐसे लिखो ड्यू टू स्मॉलर साइज ब्रैकेट में लिख लो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हमने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चों होता क्या है, कंप्लीटली फिल्ड 4f ऑर्बिटल आ जाता है आपके 5D सीरीज एलिमेंट्स के केस में। लेंथेनम की बात नहीं करें, बात करें हम हैफनियम टू आपका लास्ट कौन सा आ गया है, मर्करी। और मर्करी भी हम अभी काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे आपके प्लैटिनम तक, नहीं हाँ प्लैटिनम तक बात करेंगे। तो प्लैटिनम तक के केस में हम बात करें फ्रॉम हैफनियम टू प्लैटिनम, तो वहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है ना, छोटा हो रहा है, और एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है। और एटम का साइज़ क्यों छोटा हुआ है? एटम का साइज़ इसलिए छोटा हुआ है क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड 4f ऑर्बिटल्स आ गए हैं, वहाँ पे हमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटम का साइज़ छोटा होते हुए दिख रहा है, और एटम का साइज़ छोटा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा देनी होती है। तो यहाँ लिखा है 5D सीरीज एलिमेंट शो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू स्मॉलर साइज। क्लियर है ये चीज़? आपको ये पॉइंट भी क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, तो उसको नोट करो। सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल सी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं। तो बच्चों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीख चुके हैं। देन टू आपके D&F ब्लॉक एलिमेंट्स के पर्सपेक्टिव से इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ लेते हैं कि किस तरीके से कुछ चीज़ें प्रोसीड होंगी नहीं होंगी डिपेंडिंग अपॉन देयर SRP वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों, अगर एक सिचुएशन में आपको दूँ, जैसे आपके पास कोई मेटल सॉलिड है और ये कन्वर्ट हो रहा है अपने M2 प्लस एक्वस स्टेट में, और साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जब आप इस रिएक्शन को देखोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और M2 प्लस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर श्योर यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि E0 का जो वैल्यू है समटाइम्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में गिवन होता है, समटाइम्स रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में गिवन होता है। तो हमें ये नहीं समझ आता मैम कि रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कौन सा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है। तो बच्चों अगर एग्जाम में E0 का वैल्यू इस तरीके से गिवन हो M से M2 प्लस, तो ये पहचानना तो आपको आता है कि मेटल से अगर मेटल 2 प्लस स्टेट में जा रहा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू गिवन होगी, यहाँ जो भी पोटेंशियल का वैल्यू गिवन होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का गिवन होगा। किसका गिवन होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। सपोज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मैं वैल्यू देखूँ तो यहाँ पे सपोज मैं मान लेती हूँ प्लस का x। ठीक है, प्लस का x वोल्ट। क्लियर है ये चीज़? अगर आपको एग्जाम में और सिचुएशन दे रही हूँ, अगर एग्जाम में ऐसे गिवन हो M2 प्लस से M, सबको समझ आ रहा है M2 प्लस से M सिचुएशन क्या होती है? देखो M2 प्लस से M सिचुएशन में यहाँ लिख देती हूँ, M2 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके M सॉलिड में। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन M2 प्लस ने गेन किए हैं, मतलब हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। तो M2 प्लस से M स्टेट में जा रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो जो भी पोटेंशियल का वैल्यू गिवन होगा दैट विल बी अ रिडक्शन पोटेंशियल। क्या गिवन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो सपोज इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू -x वोल्ट है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या गिवन है, -x वोल्ट। तो अब ये चीज़ आप समझो कि M से M2 प्लस अगर स्टेट गिवन हो, चाहे हम Cu से Cu2 प्लस मान लें, ठीक है, यहाँ पे हम Cu से Cu2 प्लस मान सकते हैं, या हम Cu2 प्लस से Cu मान सकते हैं। ठीक है, अभी साइंस पे मत जाना, ये साइंस बस मैंने अभी लगाए हैं, उनको भी मैं समझा दूंगी। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं अगर कोई Cu से Cu2 प्लस कंडीशन गिवन है तो उसके लिए जो भी पोटेंशियल गिवन होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, क्योंकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे रहा है। ठीक है, तो वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन अगर यहाँ Cu2 प्लस से Cu में जा रहा है, ठीक है,
Cu2+ से Cu में जा रहा है, उस केस में यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। क्लियर है ये चीज़? अब समझ आया कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो बच्चों आपको जो वैल्यूज़ यूज़ करनी होती है वो हमेशा किसकी यूज़ करनी होती है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ आपको यूज़ करनी होती है। तो अगर एग्ज़ाम में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन होगा तो फिर आप कैसे आंसर निकालोगे? तो सिंपल सी चीज़ है, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू सेम होती है, बस साइन का डिफरेंस आता है। किसका डिफरेंस आता है? साइन का। जैसे देखो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, ब्रैकेट में लिख देती हूँ, दिस वाज योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस वाज योर रिडक्शन पोटेंशियल। देखो दोनों के वैल्यू सेम थे बट साइन में डिफरेंस है। तो अगर एग्जाम में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, और अगर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में है तो आपको कुछ नहीं करना है, एग्जैक्ट सेम वैल्यू रखनी है और बस साइन चेंज कर देना। क्या कर देना है? बस साइन चेंज। जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस कर दोगे, और अगर ये माइनस वैल्यू होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तो यहाँ पे आप क्या कर देते? एक प्लस का वैल्यू कर देते। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे आपके पास E0 Cu2+ से Cu का जो वैल्यू गिवन है, देखो Cu2+ से Cu का जो वैल्यू है, Cu2+ से Cu का वैल्यू सपोज मैंने लिया है +0.34 वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू है। तो ये तो कौन सा वैल्यू गिवन है बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल का। चलो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में समझाऊं तो बेटर समझ आएगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा तो कन्वर्जन की ज़रूरत ही नहीं है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होगा तब कन्वर्जन की ज़रूरत है इनटू रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पे अगर आपको Cu से Cu2+ गिवन है, मतलब Cu से Cu2+ जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पोटेंशियल विल बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका जो लेंगे हम 0.34 वोल्ट लेंगे। अब आपको इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, आप लिखोगे Cu2+ से Cu, रिवर्स सिचुएशन हो गई। Cu2+ से Cu मतलब रिडक्शन हो रहा है तो पोटेंशियल विल बी रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन लगा दो, माइनस है तो प्लस, बाकी वैल्यू विल बी एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कैसे सिचुएशन हो रही है। ठीक है, तो बच्चों इसके रिस्पेक्ट में हम एक ग्राफ देखते हैं 3D सीरीज़ का, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो मेटल्स हैं वो 2+ कंडीशन के लिए M सॉलिड से अपनी 2+ कंडीशन में जाने के लिए कैसी E0 SRP की वैल्यू शो करते हैं। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाई होगा उतनी ज़्यादा रिडक्शन करने की टेंडेंसी होगी किसकी? आपके मेटल्स की। मान लो अगर मैं बात करूं किसी का E0 SRP का वैल्यू, किसी का E0 SRP का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, और अगर किसी का E0 SRP का वैल्यू नेगेटिव है, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या डिटरमाइन करता है। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा। तो यहाँ पर लिखेंगे मेटल विल possess tendency to reduce itself। मतलब अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब वो रिडक्शन करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, और अगर किसी का E0 SRP का वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेटल विल नॉट possess tendency to reduce itself। जबकि ये कैसी टेंडेंसी रखेगा फिर? इट विल possess tendency to oxidize। भाई अगर रिड्यूस नहीं होना चाहता तो ऑक्सीडाइज होना ही तो चाहेगा। तो इसका मतलब ये होता है, तो जितनी ज़्यादा SRP का वैल्यू उतना ज़्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो बच्चों जैसे हमने लिया है Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है? कॉपर, और इसका E0 SRP का जो वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल का, आप चाहो तो रिडक्शन के टर्म्स में लिख लो, Cu2+ से Cu का जो वैल्यू है दैट इज़ +0.34 वोल्ट, इस तरीके से। ठीक है, और अगर हम बात करें, मान लो हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हाफ H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है,
ये है आपके पास, और इसकी जो वैल्यू है E0 SRP की H+ से H2 के लिए दैट इज 0.00 वोल्ट। अब मुझे पूछना है कि इन दोनों में रिडक्शन किसका होने वाला है, Cu2+ का रिडक्शन होगा या H+, दोनों में कंपटीशन है, किसका रिडक्शन होने वाला है। तो आपको सिंपली ये देखना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा, और उसका क्या होगा रिडक्शन। तो यहाँ पर लिख लो एक और पॉइंट, हाई पॉजिटिव, या फिर देखो दो नेगेटिव वैल्यूज है ना, तो जो लो नेगेटिव वैल्यू होगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका ही रिडक्शन होगा। अगर दो नेगेटिव वैल्यू में कंपैरिजन आ जाता, जैसे अगर मैं पूछती आपसे जैसे लिथियम हो गया और आपका बेरियम हो गया, लिथियम और बेरियम में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है बच्चों, बेरियम का ज़्यादा होता है। तो फिर आप क्या बोलोगे कि बेरियम का रिडक्शन होगा तो साइमल्टेनियसली लिथियम का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे हाई पॉजिटिव SRP वैल्यू इंडिकेट्स रिडक्शन, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो Cu2+ का रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 वोल्ट है और H+ का है 0.00 वोल्ट। तो इन दोनों में रिडक्शन किसका होगा, इसका रिडक्शन होगा क्योंकि इसके SRP की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो बॉक्स में लिख लेंगे SRP वैल्यू ज़्यादा तो रिडक्शन, और अगर SRP का वैल्यू कम तो ऑक्सीडेशन। सिंपल है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं कुछ मेटल्स की, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको नोट कर लो, मैं ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाऊंगी और फिर हम सारे एलिमेंट्स देखेंगे, हौच पौच हो जाएगा, उसको नोट करो एक बारी। सो बच्चों अभी हम देख रहे थे, ग्राफ देखने वाले थे जिसमें कि हमें 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स की टेंडेंसी देखनी है टुवर्ड्स रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए हमारे पास होना चाहिए कि रिडक्शन किस रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो मान लो आपके 3D एलिमेंट्स या मेटल्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो अपने M2+ स्टेट से किस में जा रहे हैं, M सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो अब हमें यहाँ E0 SRP की वैल्यूज़ देखनी है कि E0 SRP की वैल्यूज़ क्या कहती हैं। बच्चों जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो तो M सॉलिड कंडीशन में जाना चाहेंगे, और जिनकी वैल्यूज़ कम होती जाएंगी मतलब हमें वहाँ देखने को मिलेगा डिक्रीज इन द रिडक्शन टेंडेंसी ऑफ एनी मेटल, जो भी आपके 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं। देखो ग्राफ देखोगे तो समझ आएगा, ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, थोड़ा और ऊपर बढ़ाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपने लिए हैं आपके सारे के सारे मेटल्स, आपने लिया है यहाँ टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यहाँ पे आपने लिया है आपका आयरन, यहाँ कोबाल्ट, यहाँ निकल, यहाँ कॉपर, और यहाँ पर आपका जिंक। क्लियर। अब देखो इस रूट पे आपने ली है E0 SRP की वैल्यूज़, ठीक है, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं। ये जो ग्राफ बन रहा है कैलकुलेटेड वैल्यूज़ के बेसिस पे बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपने रखी हैं वो रखी हैं, ये पॉइंट पे आपने रखा है -2, यहाँ रखा है आपने 1.5 माइनस में, यहाँ रखा है, थोड़ा और ऊपर बना देते हैं, यहाँ पे रखा है -1.5, यहाँ रखा है -1, यहाँ रखा है 0.5 माइनस में, और ये पॉइंट है आपका 0। दिस इज़ योर वैल्यू 1। क्लियर है इस तरीके से। अब होता क्या है बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं मेटल्स की टेंडेंसी, जैसे टाइटेनियम हम एग्जांपल ले रही हूँ मैं, सपोज हमने लिया एग्जांपल टाइटेनियम 2+ अपनी किस स्टेट में जा रहा है, टाइटेनियम में, सॉलिड स्टेट में। क्लियर है ये चीज़। तो अब इसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू डिटरमाइन करेगा कि ये इस पूरी सीरीज़ के कंपैरिजन में कितनी रिडक्शन करने की टेंडेंसी रखता है। अगर इसके SRP की वैल्यू ज़्यादा हाई होगी मतलब ये रिडक्शन करने की अच्छी टेंडेंसी रखता है, और अगर इसके SRP का वैल्यू लो होगा मतलब इसकी रिडक्शन करने की टेंडेंसी उतनी अच्छी नहीं है। तो देखो बच्चों, अगर हम टाइटेनियम से बात करें तो टाइटेनियम टू वेनेडियम सॉरी थोड़ा और नीचे से लेते हैं, टाइटेनियम टू वेनेडियम, वेनेडियम टू क्रोमियम,
और यहाँ पे मैंगनीज पे हमें एक डिप देखने को मिलता है, फिर हमें आयरन पे थोड़ा पीक देखने को मिलेगा, फिर यहाँ कोबाल्ट पे डिप देखने को मिलेगा, ये निकल, और यहाँ पे ये रहा आपका कॉपर और ये रहा आपका जिंक। ठीक है, तो मेंशन कर लो, दिस योर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, और यहाँ पे आयरन, दिस योर कोबाल्ट, दिस योर निकल, दिस योर कॉपर एंड दिस योर जिंक। ठीक है, अब यहाँ पर आप टेंडेंसी देखो, टाइटेनियम टू वेनेडियम जा रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती जा रही है, लो नेगेटिव होती जा रही है। जितनी ज़्यादा लो नेगेटिव वैल्यू होगी या फिर पॉजिटिव में चली जाएगी तो उतनी ज़्यादा रिडक्शन करने की टेंडेंसी अच्छी होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो SRP वैल्यू ज़्यादा, टेंडेंसी टूवर्ड्स रिडक्शन ज़्यादा। ठीक है, अब देखो टाइटेनियम टू वेनेडियम जा रहे हैं, क्या हो रहा है, टाइटेनियम टू वेनेडियम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो नेगेटिव हो रही है, मतलब वेनेडियम टाइटेनियम से अच्छा रिडक्शन शो करेगा और जल्दी करेगा। वेनेडियम की कंपैरिजन में क्रोमियम की और लो नेगेटिव SRP वैल्यू है, मतलब इसकी रिडक्शन की टेंडेंसी वेनेडियम और टाइटेनियम दोनों से ज़्यादा है। लेकिन मैंगनीज की यहाँ पे कम क्यों हुई, तो मैंगनीज देखो बच्चों क्या होता है, Mn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में नहीं जाना चाहता, Mn सॉलिड में। इसका कैसा वैल्यू आया है, लो वैल्यू नहीं लिख के हम ऐसे लिखते हैं हाई नेगेटिव SRP वैल्यू। और देखो हाई नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो ना, हाई नेगेटिव का मतलब वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसका रिस्पॉन्स कैसा है रिडक्शन के लिए, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है। तो Mn2+ Mn सॉलिड में क्यों नहीं जाना चाहता, तो यहाँ देखो Mn2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है बच्चों, दैट इज 4s0 एंड 3d5 एंड 3d5 इज हाफ फिल्ड। कैसा है, हाफ फिल्ड। जबकि Mn सॉलिड की हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 4s2 एंड 3d5। ठीक है, तो बच्चों ये क्या करता है, ये बोलता है कि मैं तो पहले ही स्टेबल हूँ, मैं Mn2+ में स्टेबल हूँ, हाफ फिल्ड कंडीशन में स्टेबल हूँ, मुझे 4s2 3d5 में नहीं जाना है, क्योंकि जो स्टेबिलिटी मेरे पास पहले से है उसके लिए मैं मेहनत क्यों करूँगा। तो यहाँ पे जो Mn2+ का रिडक्शन पोटेंशियल है उसका वैल्यू हाईली नेगेटिव होता है, मतलब Mn2+ का हाईली नेगेटिव रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स रिडक्शन। फिर आयरन की तरफ जाते हैं तो इसका क्या होता है, आयरन की तरफ जाते ही क्या हो जाता है, SRP का वैल्यू लो नेगेटिव, मतलब Fe2+ Fe में जाना चाहता है। जबकि कोबाल्ट में क्या होता है, एक आपको डिप देखने को मिलता है। फिर आप निकल की तरफ जाते हो तो लो SRP वैल्यू, और कॉपर की हाई होती है, कॉपर की क्या होती है, हाई SRP वैल्यू होती है, मतलब ये रिडक्शन के लिए बहुत अच्छी टेंडेंसी शो करता है। कैसी टेंडेंसी शो करता है, बहुत अच्छी। तो कॉपर के लिए हम हमेशा याद रखेंगे एक पॉइंट, इन फॉर रिडक्शन ऐसे लिखेंगे, फॉर रिडक्शन कॉपर shows high positive value and a very good response towards रिडक्शन। क्लियर है ये चीज़ कि रिडक्शन के लिए जो कॉपर है वो बहुत अच्छी टेंडेंसी शो करता है। या Cu2+ लिखो इसको, क्योंकि Cu2+ का एक रिडक्शन हो रहा है। फॉर रिडक्शन Cu2+ शोज हाई पॉजिटिव वैल्यू एंड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स टुवर्ड्स रिडक्शन। तो अगर हम बात करें Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में जा रहा है, अपने कॉपर सॉलिड कंडीशन में। क्योंकि बच्चों आप खुद देखो जो Cu2+ स्टेट है इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 4s0 3d9, लेकिन अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये अपनी कंडीशन में चला जाएगा 4s1 एंड 3d10। अब देखो बच्चों 3d10 कंडीशन है, ये फुल्ली फिल्ड स्टेबल स्टेट है, फुल्ली फिल्ड स्टेबल स्टेट है। और कौन मेटल नहीं चाहेगा या कौन सा एलिमेंट है जो ये नहीं चाहेगा कि वो अपने स्टेबल फॉर्म में जाए। तो कॉपर अपने Cu2+ से Cu स्टेट में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है और वो हाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करता है। यहाँ पे जो E0 SRP का वैल्यू होता है बच्चों दैट इज +0.34 वोल्ट, ये वैल्यू इतना पॉजिटिव होता है। मतलब आप खुद देखो, योर टाइटेनियम टू जिंक
सबकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं रिडक्शन पोटेंशियल के टुवर्ड्स। कोई भी रिडक्शन करना नहीं चाहता, कोई थोड़ा कम चाहता है तो कोई थोड़ा ज़्यादा रिडक्शन करना चाहता है, लेकिन एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स कोई शो नहीं कर रहा। लेकिन कॉपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो कर रहा है ड्यू टू गेन ऑफ स्टेबिलिटी। अब यहाँ जिंक की बात करेंगे, जिंक का डिप क्यों आया? तो जिंक का डिप इसलिए आया क्योंकि आप देखो अगर Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस स्टेट में चला जाएगा? Zn सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s0 3d10 और यहाँ पे Zn सॉलिड अपने 3d10 और 4s2 स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन होगी ना, तो भाई ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, दोनों ही स्टेबल हैं, ये भी स्टेबल है ये भी स्टेबल है, तो वो बोलेगा मेरा तो पहले से 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो मैं क्यों 2 इलेक्ट्रॉन लेकर मगजमारी करके Zn सॉलिड में जाऊंगा। आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन Zn2+ स्टेट, इट इज़ माई स्टेबल स्टेट एंड आई विल प्रेफर टू स्टे इन दिस स्टेट, ठीक है। तो Zn2+ ऐसा बोलता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन की भैया, मैं पहले से स्टेबल हूँ, तो वो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करता है टुवर्ड्स रिडक्शन। क्लियर है? आपको चीज़ें समझ आई यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और याद रखेंगे, वो छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ ध्यान रखने के लिए। ये E0 SRP का वैल्यू यहाँ लिख देती हूँ उसका, कि जो इसका वैल्यू निकल कर आता है E0 SRP का Cu2+ से Cu का, दैट इज़ +0.34 वोल्ट। क्लियर है? तो देखो बच्चों यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आप किसी मेटल का रिएक्शन, हम किसकी बात करें? 3D सीरीज एलिमेंट्स की बात करें। अगर आप 3D सीरीज एलिमेंट्स का रिएक्शन करा दो किससे? डाइल्यूट एसिड से। किससे? डाइल्यूट एसिड से। तो वहाँ पर जो भी आपने मेटल लिया है या जो भी 3D एलिमेंट लिया है वो क्या करता है? वो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देता है जबकि खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन बनती है, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन निकल कर आता है कि कॉपर हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं करता, इसलिए कॉपर के साथ हमें डाइल्यूट HCl का रिएक्शन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो देखो अगर आप यहाँ बात करो Fe का रिएक्शन आपने किससे कराया? किसी डाइल्यूटेड एसिड से, डाइल्यूटेड H2SO4 ले लिया, चलो ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अगर हम E0 SRP का वैल्यू देखें फॉर Fe2+ टू Fe, ठीक है, और अगर मैं E0 SRP का वैल्यू देख रही हूँ फ्रॉम H+ टू H, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी, तो हमने कहा क्या देखा था? जो पूरी सीरीज थी लिक बेस सर के ने मग अल मन जन कर फेक कड को नीसन पब देन कम्स हाइड्रोजन। तो जो Fe था और हाइड्रोजन था, तो Fe का वैल्यू तो नेगेटिव आ रहा था E0 SRP का, ठीक है। अगर हम बात करें Fe2+ से Fe की बात करें, ठीक है, और यहाँ H+ से H का जो E0 वैल्यू आ रहा था वो आ रहा था 0.00 वोल्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसके रिडक्शन पोटेंशियल और इसके रिडक्शन पोटेंशियल में देखूँ तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो रिडक्शन किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर भाई ये बताओ Fe में और H2 में कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है SO4 को? फॉर श्योर सी बात है कि Fe क्या करेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होगा जबकि हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। दिख रहा है ना, इसका SRP वैल्यू ज़्यादा, इसका रिडक्शन, इसका SRP वैल्यू कम, इसका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या बनता है? FeSO4 और साथ में H2 गैस बाहर निकलती है। लेकिन अगर आप सेम कंडीशन में बात करो, अगर आप कॉपर का रिएक्शन कराओ डाइल्यूट H2SO4 से, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? देखो ये वैल्यू नेगेटिव था, इसका 0.00। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों जो E0 SRP का वैल्यू है कॉपर के लिए वो 0.34 वोल्ट है, जबकि हाइड्रोजन का देखो 0.00 वोल्ट है। तो यहाँ पर बच्चों रिडक्शन किसका होगा? कॉपर का। कॉपर खुद रिड्यूस होगा और ऑक्सीडेशन किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। तो क्या यहाँ CuSO4 बनेगा? तो यहाँ पर ये कंडीशन नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आपके कॉपर का SRP वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चों आगे चलते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, ठीक है। बच्चों जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो किसको डिपिक्ट करता है? टोटल एंथैल्पी को डिपिक्ट करता है। जैसे आपको दिखता होगा कि यहाँ पर मेटल सॉलिड अपने आप ही M2+ एक्वस में सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, बट उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। कैसे? जैसे आपने मेटल सॉलिड लिया, ठीक है, तो मेटल सॉलिड पहले किस स्टेट में कन्वर्ट होता है? गैसियस स्टेट में,
किस स्टेट में कन्वर्ट होता है? गैशियस स्टेट में। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है, सब्लिमेशन हो रहा है, ये सॉलिड टू गैस, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन रिक्वायर्ड होती है। और बच्चों जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होती है ये हमें देनी पड़ती है। तो ये वैल्यू कैसी होती है? हम एनर्जी दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव वैल्यू होगी एंथैल्पी की। फिर ये अपनी गैशियस स्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कैसे लूज करता है? आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरी दोगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये अपनी M2+ गैशियस स्टेट में आ जाता है। लेकिन हम तो हमेशा कैसे लिखते हैं? हम तो ऐसे लिखते हैं ना, M सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू M2+ एक्वा स्टेट, साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अब इसका हाइड्रेशन होता है, तो यहाँ पर देखो कौन सी एंथैल्पी यूज होगी? हाइड्रेशन एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी? हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो बच्चों जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हम अपनी तरफ से एनर्जी दे रहे हैं टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने रिमूव के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 दी, दूसरे इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 दी। तो ये जो दोनों वैल्यूज होंगी इनका जो सम होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। अगर आप बात करो किसकी? हाइड्रेशन एंथैल्पी की, तो बच्चों जब हाइड्रेशन होता है M2+ गैशियस स्टेट का, तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है तो ये नेगेटिव में होती है। जब भी एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ये आ जाता है अपने M2+ एक्वा स्टेट में। अब आ गया, इसका हाइड्रेशन हो गया, M2+ एक्वा स्टेट में आ गया। तो ये एक प्रोसेस होता है, लेकिन हम तो क्या लिखते हैं? सीधा M सॉलिड से M2+ स्टेट में आ गया और यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं हमेशा टोटल एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में, लेकिन एक्चुअल में होता ये है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए समझाया, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आपका कॉपर है उसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू या पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्यों होता है, तो आप ये नहीं लिख के आ सकते वहाँ पर कि भाई उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये था और उससे फिर वो चला गया अपने स्टेबल स्टेट में, तो इस वजह से। उसके पीछे लॉजिक ये है। तो ध्यान रखेंगे, अगर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि वाई कॉपर शोज हाई पॉजिटिव रिडक्शन वैल्यू, तो उसका आंसर क्या होगा? कॉपर शोज पॉजिटिव रिडक्शन वैल्यू बिकॉज। पहले समझो फिर हम इसका आंसर लिखेंगे। देखो बच्चों होता क्या है, मैंने बताया सब्लिमेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। लेकिन कॉपर के केस में होता क्या है बच्चों, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो लेस नेगेटिव होती है, जबकि आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम उससे ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है और हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वैल्यू डोमिनेट कर जाती है उस केस में, तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आता है दैट कम्स पॉजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज इट शोज लेस नेगेटिव हाइड्रेशन, लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी which is dominated by positive value of the sum of ionization enthalpies। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके से ये जो है कॉपर हाई पॉजिटिव वैल्यू क्यों शो करता है। कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वो क्या होता है, E0Cu2+2Cu, दैट इज योर प्लस का 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे किस कंडीशन की बात की है हमने बात की है M2+ से M सॉलिड कंडीशन की। ठीक है, अगर आपके पास कंडीशन हो M3+ से M2+ की, तो फिर E0 SRP वैल्यूज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें ये देखना है कि अगर आपका जो 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स अपने 3+ स्टेट में हैं तो 2+ स्टेट में जा रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है, फॉर श्योर सी बात है। कैसे हो रहा है रिडक्शन, M3+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M2+ स्टेट में। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और ये जो रिडक्शन हो रहा है हमें इसका ही बताना है कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू योर 3D सीरीज एलिमेंट्स क्या होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, स्कैंडियम की बात कर लेते हैं। स्कैंडियम अपने 3+ स्टेट से
अपने 2+ स्टेट में कैसे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और स्कैंडियम 2+ स्टेट में जाएगा। बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो 4s0 3d0, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो 4s0 एंड 3d1 एंड दिस स्टेट इज हाईली अनस्टेबल। ये जो स्टेट है हाईली अनस्टेबल, क्या ये स्टेबल से अनस्टेबल फॉर्म में जाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा। तो इसका जो E0 SRP का वैल्यू आता है स्कैंडियम 3+2, स्कैंडियम 2+, बहुत हाईली नेगेटिव आता है, बहुत हाईली नेगेटिव आता है, क्योंकि कोई भी स्पीशी या कोई भी आयन अपने अनस्टेबल फॉर्म में नहीं जाना चाहता। ठीक है, सेकंड हम बात कर ले किसकी, टाइटेनियम की बात करो तो टाइटेनियम अपने 3+ स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में जाएगा, टाइटेनियम 2+ स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ देखो कि ये अपने किस स्टेट में है, 4s0 एंड 3d1, यही स्टेट है। ठीक है, और यहाँ पर ये किस कंडीशन में है, ये अपने 4s0 एंड 3d2 कंडीशन में है। तो यहाँ पर इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो भी कैसा होता है, वो नेगेटिव रिस्पॉन्स ही शो करता है, इतना कोई खासा रिस्पॉन्स शो नहीं करता, क्योंकि ये अपने, हम ये बोल सकते हैं कि कोई खासा स्टेबिलिटी गेन नहीं कर रहा है। तो इसकी जो SRP की वैल्यू होती है, E0 SRP की वैल्यू इसकी नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव। अब ये वाली नेगेटिव वैल्यू कंपैरेटिवली लेस नेगेटिव होगी, स्कैंडियम की मोर नेगेटिव होती है। ठीक है, देखो वेनेडियम की, थर्ड वेनेडियम की बात करते हैं। वेनेडियम 3+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, वेनेडियम 2+ में, और वेनेडियम 3+ जो है वो अपने 4s0 3d2 स्टेट में है और यहाँ आ जाएगा 4s0 3d3 स्टेट में। और बच्चों अगर हम d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखते हैं Eg में और T2g में, तो यहाँ पे T2g इसका हाफ फिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे वेनेडियम जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स तो शो करता है फॉर रिडक्शन बट लेस नेगेटिव रिस्पॉन्स, मतलब ये रिडक्शन करने के लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा शो करेगा एज कम्पेयर टू स्कैंडियम एंड टाइटेनियम। तो यहाँ पे जो E0 SRP का वैल्यू होगा वो लेस नेगेटिव होगा। कैसा होगा, लेस नेगेटिव। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। सो बच्चों हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके Cr3+ से Cr2+ के लिए। तो अगर Cr3+ किस में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके Cr2+ स्टेट में, तो उस कंडीशन में ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है अपने 4s0 से अपनी 3d3 कंडीशन, सॉरी 4s0 3d3 से कहाँ जा रहा है, 4s0 3d4 कंडीशन में। अब देखो अगर हम स्प्लिटिंग के हिसाब से देखें तो उसका T2g हाफ फिल्ड तो था एटलीस्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो वो स्टेबिलिटी भी चली गई। तो ये भी जो E0 SRP का वैल्यू है वो कैसा शो करता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करता है, और इसका नेगेटिव रिस्पॉन्स वेनेडियम से ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, Mn3+ से। अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो Mn2+ स्टेट में जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये 4s0 3d4 कंडीशन से अपने 4s0 3d5 कंडीशन में आ गया, जो कि कैसी है, स्टेबल कंडीशन है। तो यहाँ पे जो Mn3+ से Mn+ के लिए, Mn2+ के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वो एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, क्योंकि ये अपने स्टेबल स्टेट में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम कलेक्टिव बात कर लेते हैं आयरन की, कोबाल्ट की और निकल की, 3+, 3+, 3+। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, सबके लिए कलेक्टिव लिख दिया है मैंने। ठीक है, और यहाँ पे या तो Fe2+ बनेगा या CO2+ या आपका Ni2+। ये मैंने कलेक्टिव बात कर ली है। अगर Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Fe2+ बनाएगा, अगर कोबाल्ट 3+ लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट 2+ बनाएगा, और अगर Ni3+ लेगा तो Ni2+ बनाएगा। ये मत समझ लेना ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, इंडिविजुअली बताना था, मैंने कलेक्टिवली लिख दिया है। तो बच्चों होता क्या है, इन तीनों का ही जो एटॉमिक रेडियस है वो सेम है, इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सेम होती हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा मैम Fe3+ का जो स्टेट है वो कैसा है, वो है आपका 4s0 एंड 3d5, ठीक है, और ये जा रहा है अपने 4s0 एंड 3d6 कंडीशन में। तो यहाँ पे ये स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव शो करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। होना क्या चाहिए, Fe3+ से Fe2+ के लिए एक पॉजिटिव वैल्यू दिखनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बच्चों होता क्या है कि इनका जो एटॉमिक रेडियस है, जैसे आप जाते हो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, सेंटर तक आयरन कोबाल्ट निकल का सेम होता है बट डिक्रीज्ड तो है, तो इनका एटॉमिक रेडियस कम होता है, इलेक्ट्रॉन निकल गए,
इन Fe3+ का एटॉमिक रेडियस क्या है, कम है। तो Fe3+ का एटॉमिक रेडियस कम है, उस कंडीशन में ये देखो कि Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और कोई भी स्पीशी अपने ज़्यादा हाई चार्ज स्टेट में अनस्टेबल हो जाती है। भाई ज़्यादा चार्ज भी तो हानिकारक है, तो उस वजह से ये क्या करते हैं, ये फिर रिडक्शन करने की टेंडेंसी शो करते हैं। इनका रिडक्शन करने के पीछे रीज़न ये है कि भाई एटॉमिक रेडियस जो है, ठीक है, वो ऑलरेडी इतनी कम है, उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। और देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा होता है तो एटॉमिक रेडियस को और कम कर देता है। क्लियर है ना ये चीज़। भाई Fe3+ की एटॉमिक रेडियस पहले से कम थी, ठीक है, इसकी वजह से हुआ क्या कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो साइज और छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया, चार्ज डेंसिटी बढ़ गई आयन पे, उसकी वजह से इनकी मजबूरी हो गई रिडक्शन करना। तो यहाँ पे जो E0 सॉरी ये पॉजिटिव क्यों लिखा है, ये नेगेटिव लिखना चाहिए था ना मेरे को, क्योंकि भाई अपने 3D5 से वो 3D6 में क्यों जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा, तो हमारे हिसाब से नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए थी, बट ये नहीं होती है। इसकी जो वैल्यू होती है Fe3+ से Fe2+ के लिए, ये पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू इस Mn के कंपेरिजन में कम होती है, Mn की फॉर श्योर ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करता है। ये चीज़ क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। अब रही बात कॉपर एंड जिंक की, तो कॉपर एंड जिंक में एज सच स्पेसिफिकेशन नहीं गिवन है आपके NCERT में, बट मैं छोटा सा आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन तो बनता नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर Cu3+ है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, Cu2+ में जाएगा, तो ये अपने 4s0 3d8 स्टेट से 4s0 3d9 स्टेट में आ गया। कोई फ़र्क है ज़्यादा, कोई ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स शो करेगा और पॉजिटिव ही मान के चलते हैं इसका, ठीक है। अगर हम बात करें Zn3+ से, ये किस में जा रहा है, Zn2+ में, तो बच्चों ये जा रहा है अपने 4s0 3d9 स्टेट से 4s0 3d10 स्टेट में, तो फॉर श्योर ये स्टेबल हो रहा है, तो इसका E0 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसका भी पॉजिटिव होगा, बट इसका कैसा होगा, लेस पॉजिटिव होगा एज कम्पेयर टू जिंक, ठीक है। उसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं बच्चों। हम चलते हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे, इसको हटा देते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कंप्लीट हो गया आपका, अब चलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपके लिए वर्ड आ जाता है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक मतलब वहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और अगर आप बात करोगे किसकी, पैरामैग्नेटिक कंडीशन की, तो पैरामैग्नेटिक की जब आप बात करोगे तो वहाँ पे किसकी बात हो रही है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस है तो कैसा नेचर होगा, मैग्नेटिक नेचर आपका पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो आपका डायामैग्नेटिक नेचर होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फेरोमैग्नेटिक क्या है, तो फेरोमैग्नेटिक क्या है, ये भी एक टाइप के क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ही हैं, बट ये कैसे होते हैं, दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इवन आफ्टर इट इज रिमूव्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे दीज आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो फॉर श्योर इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, विच आर strongly attracted by magnetic field even after its removal, ठीक है। और अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना दे दिया जाए कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो, तो कैसे निकालेंगे आप मैग्नेटिक मूवमेंट, वैसे हम कोऑर्डिनेशन में भी सीखते हैं इसको डिटेल में, बट मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, √n+2 से। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये हम चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, हमने पूरी डिटेल डेफिनेशन आपके डिटेल लेक्चर्स में की है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, तो बच्चों हमें पता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनकी खास बात यह है कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जिंक हो गया आपका, ठीक है, और आपका हो गया
Ag, ये हो गया, नहीं कैडमियम, सॉरी Ag क्यों लिख रही हूँ, Hg, सॉरी, हाँ ठीक है। जिंक, कैडमियम एंड Hg, इनको हम सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हम इनको प्योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसिडर नहीं करते, या फिर हम इनको बोलते हैं दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि बच्चों इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये डी ट्रांजिशन शो नहीं करते। डी ट्रांजिशन का मतलब समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, अपने लोअर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना, ठीक है। और डी ट्रांजिशन कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ हम डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पढ़ते हैं, T2G से Eg वाली। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं इनका जो डी ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, इस वजह से हम इनको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़। अब देखो ये कलर्ड कंपाउंड्स क्यों शो करते हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता है जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है इस तरीके से Eg में और आपके T2G में, इस तरीके से जब स्प्लिटिंग होती है तो अपने ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। मतलब T2G से Eg गया, हायर स्टेट में चला गया, तो वहाँ पे हाई एनर्जी स्टेट से जब ये वापस लौट कर आता है तो वहाँ पर क्या होता है, जब ये वापस से डी एक्साइट होके आएगा वापस, तो वापस डी एक्साइट होके यहाँ से यहाँ आएगा। अभी तो ये क्या गया था, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, अभी ये वापस जब डी एक्साइट होके वापस आएगा तो यहाँ से क्या होगी, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, और उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कलर इम्पार्ट होगा कंपाउंड में। तो कलर्ड कंपाउंड्स क्यों देखने को मिलते हैं, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डी ट्रांजिशन की वजह से हमें कलर्ड कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लें यहीं पे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, देखो होता क्या है बच्चों, जो भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके लैटिसेस में जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं वो कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, आपके जैसे एलिमेंट्स हो गए, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, इस तरीके के एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ लिख लेंगे लैटिस साइट्स नहीं ऐसे लिखेंगे, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, in D block elements, lattice containing interstitial sites are occupied by elements like hydrogen, carbon, etc. They form interstitial compounds. कंपाउंड्स, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। हमने कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस देख लिए, हमने इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स देख लिए। एक चीज़ और देख लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, मेटल लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, लोन पेयर डोनर कौन होता है, लिगेंड होता है। तो भाई अगर मेटल लोन पेयर एक्सेप्टर है तो उसके पास जगह तो होनी चाहिए लोन पेयर को रखने के लिए, और जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके पास डी ऑर्बिटल होता है। तो हम बोल सकते हैं जैसे एक कंपाउंड है आपके पास FeCN6, ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, दीज आर योर लिगेंड्स, ठीक है। और ये आपकी क्या है, ये आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल सकते हो या कोऑर्डिनेशन स्पीयर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्पीयर। और इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूरा नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे है। बस रीज़न इतना है कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होती है टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स विच आर बीन रिसीव्ड बाय योर लिगेंड्स, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। इसी में हम एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं, फिर इसके बाद हमारा ये डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज़ अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन आप समझते हो, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मेटल्स आपस में मिलके क्या बनाए, एक मिक्सचर बनाए, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाए, सॉलिड सोल्यूशन, उसको हम अलॉय बोलते हैं। जैसे कॉपर +10, ठीक है, जैसे आपका हो गया
कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। तो ये सब क्या है, दीज आर योर वी कैन से एलॉय, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 और more metals mixed to form homogeneous solid solution are your alloy। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कॉपर प्लस टिन लिया है आपने, दिस इज योर ब्रास। कॉपर प्लस जिंक लिया है आपने, दैट इज योर ब्रॉन्ज, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अलॉय फॉर्मेशन बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ये डी ब्लॉक कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे इसके बाद एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में भी बहुत छोटा पार्ट देखना है, लैंथेनॉइड्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और कुछ केमिकल रिएक्शन, बस, ठीक है। नोट करो, आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सिर्फ आपकी लैंथेनॉइड सीरीज़ है, एक्टिनॉइड सीरीज़ आपके सिलेबस में नहीं है फॉर सीबीएसई टर्म टू एग्जामिनेशन। तो ये है आपकी लैंथेनॉइड सीरीज़, ठीक है। और हाँ बच्चों, अभी मैं ड्रॉप कर रही थी तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ था ना कॉपर प्लस जिंक और कॉपर प्लस टिन, 2 एग्जाम्पल लिखे हुए थे। तो बच्चों ये ब्रॉन्ज होता है और ये आपका ब्रास होता है, ठीक है। ये चीज़ आप करेक्ट कर लेना, मैंने उल्टा लिख दिया है, कॉपर प्लस जिंक को ब्रॉन्ज लिख दिया और कॉपर प्लस टिन को मैंने ब्रास लिख दिया है। तो ये अपोजिट होता है, कॉपर प्लस जिंक ब्रास होता है, कॉपर प्लस टिन ब्रॉन्ज होता है, ठीक है। दीज आर योर अलॉय, ठीक है, करेक्ट कर लेना उसको आप, ठीक है। देखो बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके आते हैं इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और बच्चों इसमें 2 सीरीज आती हैं आपकी, एक तो लेंथेनॉइड सीरीज और एक आपकी एक्टिनॉइड सीरीज। तो यहाँ हम देखने वाले हैं आपकी लेंथेनॉइड सीरीज। तो लेंथेनॉइड सीरीज में हम लेंथेनम को भी स्टडी करते हैं, क्योंकि लेंथेनम वैसे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट डायरेक्टली तो नहीं है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे देखें, क्योंकि इसके 4f में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बट यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत सिमिलर होती हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हैं। लेंथेनम टू हम ल्यूटेटियम बात करेंगे, एटॉमिक नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 57 एंड ल्यूटेटियम का होता है आपका 71, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, कलेक्टिवली जो पूरी लेंथेनॉइड सीरीज़ है हम इसको Ln से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर Ln का ही वर्ड दिखता है मतलब लेंथेनॉइड एलिमेंट की बात हो रही है। क्लियर है ये चीज़? अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पहले इनके नेम देख लेते हैं बच्चों। दिस इज योर लेंथेनम, दिस इज योर सीरियम, दिस इज योर प्रासियोडाइमियम, दिस इज योर नियोडाइमियम, दिस इज योर प्रोमीथियम, दिस इज योर समैरियम, दिस इज योर यूरोपियम, this is your gadolinium, this is your terbium, this is disomiциum, this is your holmium, this is your erbium, this is your thulium, this is your ytterbium and lastly your lutetium, ठीक है। तो इसके एटॉमिक नंबर्स हमने देख लिए, लेंथेनम 57, ल्यूटेटियम 71। तो 57 to 71 आपकी लेंथेनॉइड सीरीज होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। लेंथेनम का होता है 5d1 एंड 6s2, सीरियम का होता है आपका 4f1, 5d1 एंड 6s2, ठीक है। प्रोमीथियम का होता है आपका 4f3, 6s2 एंड नियोडाइमियम का होता है आपका 4f4 एंड 6s2, प्रोमीथियम का होता है 4f5 एंड 6s2, समैरियम का होता है 4f6 एंड 6s2, यूरोपियम का होता है आपका जो 4f7, 6s2। गैडलोनियम में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, कैसे? यहाँ पे 4f7, 5d1 एंड 6s2 होता है, ठीक है, जबकि इसका होता है 4f9, 6s2। डाइसोमाइसियम का होता है 4f10, 6s2। हॉल्मियम का होता है आपका 4f11 एंड 6s2। अर्बियम का होता है 4f12 एंड 6s2। या थ्यूलियम का होता है 4f13 एंड कम 6s2। इसका होता है 4f14 एंड 6s2 एंड ल्यूटेटियम का होता है आपका 4f14, 5d1 एंड 6s2, ठीक है। इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होते हैं फॉर योर लेंथेनॉइड सीरीज। अब हम बात करते हैं इनके एटॉमिक रेडियस की। तो हम एटॉमिक रेडियस की हम बात करेंगे फ्रॉम La3+ टू Lu3+। हम इनके 3+ स्टेट के रिस्पेक्ट में एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में इनकी एटॉमिक रेडियस बहुत डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आती है। तो बच्चों जब हम लेंथेनम टू
ल्यूटेटियम जाते हैं तो देखो ये एटॉमिक रेडियस है, जो एटॉमिक रेडियस, और यहाँ पे हम Ln3+ मतलब लैंथेनॉइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या रखा है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो जैसे ही आप La3+ से चलते हैं ल्यूटेटियम 3+ की तरफ, तो आपको क्या देखने को मिलता है, एक डिक्रीज देखने को मिलता है। तो लैंथेनम 3+ टू ल्यूटेटियम 3+ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस हमें मिलता है, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न है लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, इसके पीछे रीज़न है लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो बच्चों होता क्या है, जैसे जैसे आप लैंथेनम टू ल्यूटेटियम जा रहे हो, लैंथेनम की तो इसमें 4F की हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम सीरियम टू ल्यूटेटियम की बात करते हैं, लेकिन हमें डिक्रीज तो देखने को मिल ही रहा है। तो हो क्या रहा है, लैंथेनम टू ल्यूटेटियम जा रहे हैं तो 4F के इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जिक्यूटिवली एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होगा एटम में, तो साथ ही साथ प्रोटॉन भी बढ़ रहे होंगे, प्रोटॉन भी बढ़ रहे होंगे तो Z इफेक्टिव भी बढ़ रहा होगा। तो उस केस में होता क्या है, वहाँ पर जो 4F के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शील्डिंग कैसी होती है, पुअर शील्डिंग है, ये चीज़ तो हमने पहले पढ़ ली है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग इन योर 4F ऑर्बिटल कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम योर लैंथेनम टू ल्यूटेटियम, जिसकी वजह से Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। Z इफेक्टिव बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन अच्छा है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या क्या पॉइंट है, 4F इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, 4F इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, देयरफॉर प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि 4F में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन नहीं बढ़ रहा होगा, प्रोटॉन भी साइमल्टेनियसली बढ़ते हैं, तो प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे होंगे न्यूक्लियस में, तो उसकी वजह से Z इफेक्टिव भी ज़्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से एटम का जो रेडियस है वो क्या हो जाता है बच्चों, छोटा होता चला जाता है। क्लियर है ये चीज़। तो सारा का सारा किसकी वजह से हो रहा है, 4F इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, हमने बात कर ली है एटॉमिक रेडियस की। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3 इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट ये +2 एंड +4 भी शो करते हैं इन सम केसेस, ये +2 एंड +4 भी शो करते हैं। अब वो केसेस मैं यहाँ बता देती हूँ। देखो ये सीरियम 4+ स्टेट शो करते हैं, ये टर्बियम 4+ स्टेट शो करते हैं, ये यूरोपियम 4+ स्टेट शो करते हैं, सॉरी 2+, यूरोपियम 2+, और ये लास्टली आपका यटर्बियम 2+ स्टेट शो करते हैं। और ये स्टेट शो करने के पीछे रीज़न ये है, आइदर दे फॉर्म हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और दे फॉर्म completely filled orbital, और we can say they form a empty orbital of 4F ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सीरियम 4+ की बात करेंगे तो ये बिल्कुल अपने 4F0 स्टेट में आ जाता है। किस स्टेट में आ जाता है, 4F0। टर्बियम 4+ की बात करो तो ये अपने 4F7 स्टेट में आ जाता है। यूरोपियम 2+ की बात करो तो ये अपने 4F7 स्टेट में आ जाता है। यटर्बियम की बात करो तो ये अपने 4F14 स्टेट में आ जाता है। देखो ये एम्प्टी स्टेट है, ये स्टेबल है, ये हाफ एम्प्टी स्टेट है, ये दोनों भी स्टेबल हैं। 4F14 ये कम्प्लीटली फिल्ड स्टेट है आपकी 4F ऑर्बिटल की, तो ये भी स्टेबल है। इस वजह से इनकी मोस्ट कॉमन तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, बट यहाँ पर हम बोलते हैं +2 एंड +4 भी लैंथेनॉइड एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है 4F0 एंड 4F14 एलिमेंट्स। अब देखो इनमें खास बात क्या है, 4F0 कैसा है, एम्प्टी, 4F14 कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड। तो ऐसे एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कलर शो नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड और एम्प्टी स्टेट में FF ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है, और इसकी वजह से हम बोलते हैं FF ट्रांजिशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट्स कलर शो नहीं करते, जबकि जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन देयर 4F ऑर्बिटल्स, दे इम्पार्ट कलर इन देयर कंपाउंड्स। ठीक है, लास्टली हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शन देखो बच्चों, अगर केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं लैंथेनॉइड की एसिड के साथ तो H2 हमें एज एन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इनका रिएक्शन हेलोजन से कराओ तो LnX3 हमको प्रोडक्ट मिलता है। अब यहाँ पे
Ln क्या है, लेंथेनॉइड का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। और लेंथेनॉइड का रिएक्शन वाटर से कराओगे तो लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड्स मिलते हैं हमें। क्या मिलते हैं, लेंथेनॉइड के हाइड्रोक्साइड्स। यहाँ पे अगर आप हीटिंग करते हो विथ हाइड्रोजन तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सॉरी नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो LnN टाइप के हमें कंपाउंड्स मिलेंगे। अगर आप हीटिंग करते हो सल्फर के साथ तो Ln2H3 टाइप के आपको कंपाउंड्स मिलेंगे। अगर आप लेंथेनॉइड्स का हीटिंग करते हो विथ योर कार्बन और टेम्परेचर बहुत हाई रखना है, अराउंड 2773 केल्विन, तो आपको LnC2 टाइप ऑफ कंपाउंड मिलेंगे। और यहाँ पर देखो, अगर आप इसकी रिएक्शन, लेंथेनॉइड की रिएक्शन हीटिंग करो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो आपको लेंथेनॉइड के ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप चार्ट एक बार याद कर लेंगे, दिस चार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, NCERT में प्रॉपरली गिवन है और आपको इसका कोई प्रॉपर रिएक्शन याद नहीं करनी, बस ये चार्ट याद कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं इस पार्ट से। तो जितना पार्ट था वो मैंने आपको समझाया, और मैं यहाँ बता देती हूँ क्वेश्चन कहाँ से आता है। क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन स्टेट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक ट्रेंड से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अगर F ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वन शॉट रिविजन। थैंक यू।